और खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से। जम्मू कश्मीर में जारी टारगेट किलिंग को लेकर दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग हुई है। दरअसल टारगेट किलिंग का सिलसिला थम नहीं रहा था, लिहाजा ये हाई लेवल मीटिंग केंद्र की ओर से आहूत की गई थी। आतंकियों ने 24 घंटे के भीतर दूसरा हमला भी किया है। इस हमले में बिहार के एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि एक मजदूर घायल है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज जो हाई लेवल बैठक हुई है, इस बैठक में कई पॉजिटिव उम्मीदें जताई जा रही हैं। दिल्ली में तमाम दिग्गजों के बीच ये बैठक करीब 2 घंटे चली और टारगेट किलिंग को लेकर एक महामंथन हुआ। क्या कुछ निकल कर आया इस मीटिंग से, इस पर बातचीत वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी अमरीश पांडे जुड़ चुके हैं। अमरीश, बताइए बैठक में क्या क्या आउटकम निकल कर आए हैं, कुछ खुलासा हो पाया है? ये बिल्कुल ऐसे 2 घंटे से ज्यादा बैठक चली है और बैठक में पूरा जो टारगेट था इस बात पे था कि किस तरह से जो घाटी की सिचुएशन को शांतिपूर्ण तरीके से बनाया जा सके। और लोगों में सबसे बड़ा जो कॉन्फिडेंस था कि सरकार आगे जो है इस स्थिति को संभाल सकती है, वो दोबारा से बिल्डअप करना वो जरूरी था। सरकार की पूरी कोशिश है कि आने वाले दिनों में जिस कश्मीर की बात सरकार ने कही थी, जो प्रॉमिस किया था सरकार ने, वो लोगों को जो, और इसके लिए सरकार आने वाले कुछ दिनों में लगातार कुछ नए फैसले लेगी। जिस तरह की बैठक चली है, उस बैठक में ये साफ कहा गया है कि आज इस जो अभी आने वाले अमरनाथ यात्रा है, इसके अलावा जो पिछले कई दिनों से जो जिस तरह के साजिशें चल रही थी, आतंकवादी गतिविधियां एक्टिव थी, उन सबको ध्यान में रखते हुए एक पूरी मुहिम चलाई जाएगी। एक सीरीज ऑफ अटेम्प्ट होगा सरकार की तरफ से, जिसमें कि ये कहा जा रहा है कि किस तरह से इस पूरी सिचुएशन को संभाला जा सकता है, किस तरह से जो कॉन्फिडेंस दिया जाएगा लोगों को, वो कैसे बिल्डअप किया जाए, इस पर जो है पूरी सरकार कोशिश कर रही है। बिल्कुल, आपने सही कहा। सबसे बड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट जो होगा वो घाटी में लोगों के बीच में एक सुरक्षा की भावना को रिस्टोर करना, क्योंकि आतंकियों का मकसद ही यही होता है, वो दहशत फैलाना चाहते हैं इस तरह की वारदातों को अंजाम देकर। लिहाजा सरकार का सबसे पहला फोकस कि वहां के आम बाशिंदों के दिलों में सुरक्षा की भावना को जगाना, और उसके बाद दूसरे नंबर पर इस तरह की किलिंग्स को रोकना, उन्हें आइडेंटिफाई करना, ग्राउंड लेवल पर इंटेलिजेंस को बढ़ाना, सिक्योरिटी के जितने भी मूवमेंट है उनको इंटेंसिफाई करना। और यही पूरी इस महामंथन में जो आज जो बैठक हुई है उसका सार है। इसके एग्जैक्टली क्या क्या पॉइंटर्स निकल कर आएंगे ये हम आपको आगे बताते रहेंगे, लेकिन फिलहाल आज की ये बड़ी बैठक एक्शन की तैयारी में सरकार घाटी में टारगेट किलिंग को रोकने के लिए, क्योंकि अमरनाथ यात्रा भी अब शुरू होने वाली है, लिहाजा उसको लेकर भी सतर्कता, सुरक्षा के तमाम उपायों पर आज महामंथन हुआ। गृह मंत्रालय की ओर से आयोजित की गई इस बैठक में और आइए अब जरा आज की बड़ी खबरों का रुख कर लेते हैं। दिन भर आज कौन कौन सी खबरें सुर्खियों में रही और किस तरह से आज सिलसिलेवार तरीके से खबरों का कारवां आगे बढ़ा, इस पर एक नजर डाल लेते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आज मानसा में सिंगर सिद्धू मूसेवाला के गांव पहुंचे, जहां उन्होंने मूसेवाला के परिजनों से मुलाकात की। सीएम के दौरे को देखते हुए यहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। गांव में भारी विरोध प्रदर्शन के चलते सीएम को पहुंचने में देर भी हुई। सीएम ने मूसेवाला के परिजनों को भरोसा दिलाया कि सरकार इस मामले में तेजी से कार्रवाई कर रही है। वहीं खबरों के मुताबिक मूसेवाला हत्याकांड में संदिग्ध शूटर्स के नेपाल भागने की अब आशंका भी है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ के आधार पर दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम नेपाल भी गई है। सोनिया गांधी के बाद अब प्रियंका गांधी भी कोविड संक्रमित पाई गई हैं। जी हां, कल ही कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर आई थी। आपको बताएं कि कांग्रेस महासचिव कल ही लखनऊ से दिल्ली लौटी हैं। 2 दिवसीय नव संकल्प चिंतन शिविर के लिए लखनऊ वो गई थी। प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके अपने संक्रमित होने की जानकारी दी और खुद के क्वारंटीन होने की बात कही। तो एक तरफ प्रियंका के कोविड संक्रमित होने की खबर आई, तो वहीं राहुल गांधी का दूसरा समन भी उन्हें भेज दिया गया है, उनको मिल गया है। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी को अब 13 जून को ईडी के सामने पेश होना है। ईडी ने राहुल और सोनिया को समन भेजा था। इसके बाद राहुल गांधी ने जांच एजेंसी से नई डेट मांगी थी। इस मामले में सोनिया गांधी को 8 जून को जांच एजेंसी के सामने पेश होना है, जांच में शामिल होना है। सोनिया अभी कोरोना पॉजिटिव है, लेकिन कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि वे ईडी के सामने 8 जून को पेश होंगी। नेशनल हेराल्ड मामले में गांधी परिवार पर 55 करोड़ रुपए की गड़बड़ी का आरोप है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत विधानसभा उपचुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज कर चुके हैं। धामी ने 54,000 से ज्यादा वोटों से कांग्रेस उम्मीदवार निर्मला गहतोड़ी को हरा दिया।
इसके बाद बीजेपी खेमे में खुशी की लहर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीएम धामी को रिकॉर्ड जीत के लिए उन्होंने बधाई भी दी। इससे पहले उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में खटीमा विधानसभा सीट से पुष्कर सिंह धामी चुनाव हार गए थे। और दोपहर करीब 12:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ पहुंचे और यहां उन्होंने सबसे पहले यूपी इन्वेस्टर्स समिट में शिरकत की। पीएम ने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में यूपी इन्वेस्टर्स समिट की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का उद्घाटन किया। यहां पीएम ने 80,000 करोड़ रुपए की औद्योगिक परियोजनाओं का भूमि पूजन किया। आयोजन में देश दुनिया के दिग्गज उद्यमी भी शामिल हो रहे हैं। अपने संबोधन में पीएम ने सभी निवेशकों का धन्यवाद किया। साथ ही कहा कि G20 अर्थव्यवस्थाओं में भारत सबसे तेजी से विकास करने वाला देश बन चुका है। वैसे जिस इन्वेस्टर्स समिट का पीएम मोदी ने उद्घाटन किया उसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने रोजगार पर बात की। सीएम योगी ने प्रदेश में नए रोजगार के अवसरों को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी दर 18% से घटकर मात्र 3% से भी नीचे हो गई है। इस दौरान योगी ने कहा कि यूपी में जो 1400 से ज्यादा निवेश योजनाएं हैं, इनमें डेटा सेंटर, कृषि क्षेत्र, IT सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, हथकरघा, टेक्सटाइल, MSME आदि शामिल है। इसमें 5 लाख प्रत्यक्ष और 20 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर प्रदेश में पैदा होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा सरकार के खिलाफ पुरी में श्री जगन्नाथ मंदिर में निर्माण और उत्खनन संबंधी याचिकाओं को खारिज किया है। याचिका लगाने वालों की कोर्ट का समय बर्बाद करने के लिए न केवल खिंचाई की गई बल्कि इन याचिकाकर्ताओं पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जस्टिस BR गवई और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की बेंच ने साफ कहा कि कंस्ट्रक्शन लोगों की सुविधाएं पहुंचाने के लिए किया जा रहा है और यह जनता के लिए जरूरी है। फिलहाल कोर्ट में जगन्नाथ मंदिर कॉरिडोर प्रोजेक्ट पर रोक लगाने वाली याचिकाओं पर विचार करने से इनकार कर चुका है। कानपुर के बेकनगंज इलाके में जुमे की नमाज के बाद बवाल हो गया। बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा की एक आपत्तिजनक धार्मिक टिप्पणी से लोग नाराज थे। मुस्लिम समुदाय की सद्भावना चौकी के पास बाजार बंद करा रहे थे, तभी 2 समुदाय के लोग आमने सामने आ गए, जिसमें पथराव के बाद बवाल हुआ। नियंत्रित करने के लिए पुलिस भी लोगों पर वहां पहुंची, लेकिन पुलिस पर भी लोगों ने पत्थर चलाए। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने किसी भी इलाके में लोगों को नमाज के बाद प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी है, लेकिन लोग सड़कों पर निकल आए। परेड चौराहा पर करीब 1000 लोग इकट्ठा हुए। मामले में पुलिस ने 22 उपद्रवियों को हिरासत में लिया है। इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस यानी ITBP के दस्ते में पहली बार महिला डॉग हैंडलर्स को शामिल किया गया है। ये महिलाएं ITBP के मिशन के लिए डॉग्स को ट्रेनिंग देंगी। इससे पहले सारे डॉग ट्रेनर पुरुष हुआ करते थे। पहले चरण में कुल 8 महिला हैंडलर्स को टीम में नियुक्त किया गया है। ये हैंडलर्स हरियाणा के पंचकुला स्थित ITBP के नेशनल ट्रेनिंग सेंटर फॉर डॉग में K9 दस्ते को तैयार करेंगी। ITBP की इन महिला हैंडलर्स से ट्रेनिंग के बाद डॉग्स को एक खतरनाक मिशन में भेजा जाएगा, जहां ये नक्सलियों के लैंडमाइंस पता लगाने को लेकर तिब्बत बॉर्डर पर चीनी सेना की घुसपैठ की निगरानी करेंगे। तो दिन भर की अहम खबरें, अब आज की कवर स्टोरी। में आज हम बात करेंगे सोशल मीडिया पर लगातार पैर पसारती नफरत की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का गलत इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। भारत समेत दुनिया के कई देशों में नफरती पोस्ट इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल हो रहा है, इनके जरिए और नफरत फैलाई जा रही है। फेसबुक और इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी मेटा ने एक रिपोर्ट जारी की है और उसमें इस बात को स्वीकार किया है कि वाकई में नफरतें बढ़ रही हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक फेसबुक पर नफरत फैलाने वाली पोस्टों में लगभग 82% की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। इंस्टाग्राम पर हिंसक और उकसाने वाली पोस्ट में 86% का इजाफा देखने को मिला है। अब फेसबुक पर तो लोग लिखते हैं और उनमें कितनी नफरतें होती हैं ये सब लोग जानते हैं, लेकिन इंस्टाग्राम को कम से कम एक ऐसा प्लेटफॉर्म माना जाता था जहां पर लोग क्रिएटिविटी के लिए आते थे, एंटरटेनमेंट के लिए आते थे, लेकिन इंस्टाग्राम पर हिंसक और उकसाने वाली पोस्ट में 86% का इजाफा कुछ सोचने पर मजबूर करता है। रिपोर्ट के मुताबिक फेसबुक ने अप्रैल में 53,200 नफरत फैलाने वाली पोस्टों का पता लगाया, जो मार्च में 38,600 पोस्ट थी। वहीं इंस्टाग्राम ने अप्रैल में 77,000 हिंसक और उकसावे वाली सामग्रियों पर एक्शन लिया। मार्च में यह आंकड़ा 41,300 था। मेटा की तरफ से फेसबुक और इंस्टाग्राम को लेकर जारी हुए ये आंकड़े बताते हैं कि कैसे तेजी से नफरती पोस्ट सोशल मीडिया पर फैल रही हैं। रिपोर्ट में शामिल ज्यादातर कंटेंट ऐसा है जिसका पता खुद मेटा ने लगाया है। वीडियो प्लेटफॉर्म यूट्यूब की ओर से भी ऐसा ही एक्शन लिया गया है। यूट्यूब ने जनवरी-मार्च की रिपोर्ट के हवाले से बताया कि उसने अपने प्लेटफॉर्म पर अकेले भारत में ही 11 लाख वीडियोस हटाए हैं।
इन वीडियोस पर एक्शन गलत जानकारी देने, अफवाह फैलाने के लिए लिया गया। इन वीडियोस के साथ ही ऐसे वीडियोस से जुड़े 90% चैनल्स को भी यूट्यूब ने ब्लॉक किया है। सोशल मीडिया के जरिए नफरत फैलाने का धंधा साल दर साल बढ़ता जा रहा है। नफरती पोस्ट्स पर माइक्रोसॉफ्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक नफरती पोस्ट्स के मामले में 2016 से 2020 तक 26% ऐसे मामले बढ़े हैं। सोशल मीडिया से स्कैम 5% बढ़े हैं। वहीं फ्रॉड के मामले 2017 से 22% बढ़े हैं और भेदभाव के मामले में 2016 के मुकाबले 16% बढ़े हैं ऐसे मामले। सोशल मीडिया पर नफरती पोस्ट और फर्जीवाड़ा दुनिया भर के सरकारों के लिए एक चुनौती बना हुआ है। कई देशों ने कानून के तौर पर इसका तोड़ निकालने की कोशिश की। जर्मनी और फ्रांस ने ऐसी नफरतें फैलाने वाली पोस्ट के मामले में कड़े प्रावधान भी किए हैं। जर्मनी ने नेटवर्क इन्फोर्समेंट एक्ट लागू किया है। इसके तहत हेट स्पीच को टेक डाउन करने या इस तरह की नफरती पोस्टों को टेक डाउन करने के लिए स्ट्रिक्ट टाइमलाइन तय की गई है। सोशल मीडिया पर कोई सामग्री कानून के खिलाफ है या नहीं, यह तय करने के लिए क्रिमिनल कोड का इस्तेमाल किया जाता है। फ्रांस की बात करें तो यहां डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के लिए ट्रांसपेरेंसी ऑब्लिगेशन यानी कि पारदर्शिता दायित्व तय किया गया है। इसके साथ ही प्लेटफॉर्म स्पॉन्सर्ड कंटेंट के लिए लिए गए पैसे और पैसे देने वालों का नाम पब्लिश करते हैं। यहां फेक न्यूज तय करने के लिए 1800 से भी ज्यादा कानून हैं। भारत में सोशल मीडिया पर नफरती पोस्ट के मामले में रोकने के लिए सरकार लगातार कानून लाने पर विचार कर रही है। सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों के साथ कई दौर की बैठकें भी की हैं। इन बैठकों में सरकार ने साफ किया है कि हिंसक सामग्री हो, नफरती पोस्ट हो, हेट स्पीच हो, इसको हटाना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की जिम्मेदारी है और इस पर उन्हें ज्यादा काम करने की जरूरत है। लेकिन इस तरह की नफरती पोस्ट लगातार बढ़ती जा रही हैं। अच्छी बात यह है कि ये रिपोर्ट खुद मेटा ने जारी की है और खुद ये माना है कि उसके प्लेटफॉर्म्स पर किस तरह से नफरती पोस्ट बढ़ रही हैं। एक अच्छी बात एक और इसमें यह है कि मेटा कम से कम चेक रख रही है, यूट्यूब कम से कम चेक रख रहा है अपने प्लेटफॉर्म्स पर, ताकि वो नफरत का जरिया न बन पाए। लेकिन पूरी तरह से ये नफरतें कब बंद होंगी, इस पर बातचीत करने के लिए जाने माने सोशल मीडिया एक्सपर्ट अमित दुबे मेरे साथ हैं। अमित, इंसेप्शन जब हुआ था, सोशल मीडिया का आगमन हम लोगों की जिंदगी में आया तो हम सब ने यही सोचा कि सोशल मीडिया यानी कि एक ऐसी दुनिया, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर लोग मिलेंगे, दूरियां कम होंगी, प्यार बढ़ेगा। लेकिन दूरियां बढ़ती जा रही हैं, प्यार कम होता जा रहा है, प्यार की जगह नफरत ले रही हैं। मेटा की इस रिपोर्ट में ये एविडेंट है कि अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स नफरत फैलाने का मंच और जरिया बन चुके हैं। कैसे रोकेंगे इसे? दीपक जी, ये तो काफी टाइम से हम लोग डिस्कस करते रहे हैं कि सोशल मीडिया अनसोशल हो गया है और जिस तरीके से हम देख रहे हैं नफरत, मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि जो अभी डेटा पॉइंट्स आई है वो डेटा पॉइंट्स हैं जो कि हेट कंटेंट इन्होंने आइडेंटिफाई किया है। कई सारे स्ट्रैटेजिक कैंपेन ऐसे भी चलते हैं जहां हेट कंटेंट डाला जाता है फिर डिलीट कर दिया जाता है, जैसे ट्विटर पर, जैसे कि इंस्टाग्राम पे कुछ ऐसे भी चलते हैं कैंपेन्स, ताकि वो बाद में जब कोई सीवियर केस इन्वेस्टिगेशन हो तो वो पकड़ में ना आए लेकिन उनका इंस्टेंट इफेक्ट भी हो जाए। तो मेरे ख्याल से जो ओवरऑल डेटा होगा वो इससे कई गुना ज्यादा होगा। ये वो डेटा है जो सस्टेन कर गया और अभी भी है। तो यदि आप 2017 के मुकाबले देखेंगे तो आप पाएंगे कि 86% करीब ज्यादा डेटा है हेट कंटेंट। ये भी बहुत चौंका देने वाला है, बहुत ज्यादा डेटा है, क्योंकि सोशल मीडिया को इस पर्पज से बनाया नहीं गया था। अब हर आदमी सोशल मीडिया अवॉइड भी करने लगा है। यदि आप उसका यूजर का डेटा भी देखेंगे कि जो पर डे जिस तरह से 2-2.5 घंटे एवरेज यूजर्स टाइम था फेसबुक का, वो काफी गिर रहा है और वो भी एक चिंताजनक है। इस वजह से उन्होंने ये रिपोर्ट निकाली कि ऐसा क्यों हो रहा है कि ये फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर लोगों का ट्रस्ट कम होता जा रहा है और वो पा रहे हैं कि वहां पर उनको उस तरह का इंटरटेनमेंट नहीं मिल रहा है और वो स्ट्रेस ज्यादा हो दे रहा है। तो यदि स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि वो सोशल मीडिया का पर्पस सॉल्व नहीं होगा और जिससे पूरा का पूरा नुकसान फेसबुक को भी होगा, इंस्टाग्राम को भी होगा और बाकी सोशल मीडिया कंपनीज के जो रोड मैप है वो भी काफी हद तक चैलेंजिंग हो जाएंगे। तो ये एक कारण है जिसमें से रिपोर्ट काफी चौंका देने वाली है और इस डायरेक्शन में फेसबुक काम कर रहा है। ये अपने आप टेक डाउन कर रहे हैं चीजें, यूट्यूब भी कर रहा है, लेकिन जिस तरीके से स्ट्रैटेजिक कैंपेन हर एक समय चलती रहती है, मेरे ख्याल से जब तक कि इस पर कोई लॉ स्पेशली ना आए, क्योंकि हमें अकाउंटेबिलिटी भी सेट करनी है, किसी को प्रोसिक्यूट भी करना पड़ेगा। ये सिर्फ टेक डाउन कर करके सामने वाला, क्योंकि अगली बार फिर वो किसी नए नाम से आ जाएगा, नया हैंडल बना लेगा, उसका तो काम है डालते रहना। उसका एक काम है कि वो एक दिन भी चल गया कंटेंट, 2 दिन भी पड़ा रहा तो कुछ ना कुछ डैमेज कर लेगा। आज ही देखिए कुछ हेट कंटेंट के कारण एक शहर में दंगे फैल रहे हैं, तो ये जो इम्पैक्ट है उसका
वो 1-2 दिन भी रह गया तो बहुत ज्यादा हो जाता है। इस वजह से मेरे ख्याल से एक अकाउंटेबिलिटी लेकर उन लोगों तक पहुंच के उनको जब तक प्रोसिक्यूट नहीं किया जाएगा, सोशल मीडिया को सोशल बने रहने देने में बहुत सारे चैलेंजेस से आ रहे हैं। एब्सोल्युटली अमित, लेकिन देखिए ये जो कार्रवाई हुई है, ये जो रिपोर्ट जारी की गई है, ये फेस या मेटा की तरफ से की गई है, उसके अपनी अपनी ऑब्जर्वेशंस, अपनी इंटरनल रिपोर्ट्स के आधार पर किया गया है। लेकिन उनकी ये रिपोर्ट सीरियसली कानून के तौर पर कहीं रिफ्लेक्ट हो, पॉलिसीज में कहीं रिफ्लेक्ट हो, ऐसा दिखाई नहीं देता। ऐसे में तो ये हो सकता है, जैसा कि आपने कहा कि पॉपुलैरिटी घट रही है, तो हो सकता है कि ये एक फेसबुक की तरफ से कि भाई हम बहुत पाक साफ है, देखिए हम तो बहुत सफाई कर रहे हैं, हम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप आइए यहाँ पर, हम तो डंडा भी चला रहे हैं। हो सकता है ये उनका अपना बिजनेस स्ट्रैटेजी भी एक तरह से हो। लेकिन जब तक इसमें कानूनी तौर पर, जब तक एक लीगल एक्शन जब तक इस तरह के मसलों पर न लिया जाए, तब तक शायद बात बनेगी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल दीपक, मेरे ख्याल से सरकारों को ये सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये बात सिर्फ हिंदुस्तान या किसी एक पर्टिकुलर देश की नहीं है, ग्लोबल यही ट्रेंड है और नफरत हर जगह बढ़ रही है। नफरत ओवरऑल एवरेज नफरत का इंडेक्स इतना बढ़ चुका है इस समय कि इस वजह से ओवरऑल डैमेज हुआ है फेसबुक को। सिर्फ इंडिया में नहीं घट रहा है, हर जगह फेसबुक का यूजेस घट रहा है और उस वजह से उन्होंने जो मेटा पर फोकस करना शुरू किया है कि हम जल्दी से जल्दी मेटा वर्ल्ड लेके आ जाएं, मेटावर्स बनाएं, क्योंकि शायद वहां पर एक नया चेंज देखने को मिले और लोगों की उत्सुकता बनी रहे सोशल मीडिया में। लेकिन अभी हाल फिलहाल यदि आप चेक करेंगे सराउंडिंग्स में, तो लोग फेसबुक से थोड़ा सा डिजेक्टेड है, इंस्टाग्राम से भी डिजेक्टेड है, बिकॉज ऑफ दिस ओवरफ्लो ऑफ हेट कंटेंट। ये फेसबुक के लिए भी चिंताजनक है और सरकारों को इस पर निर्णय लेने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि इसका पॉजिटिव फायदा भी था। हम लोग हमेशा फेसबुक या इंस्टाग्राम पे एक साइड देखते हैं, यदि आप देखें तो इसकी वजह से कई सारे मुद्दे बड़ी आसानी से सरकारों तक पहुंचते भी हैं, उस पर निर्णय भी लिए जाते हैं, जनता की आवाज भी पहुंचती है। और यदि आप कोविड के टाइम पर देखें तो सोशल मीडिया का जिस तरह से यूज हुआ है, बहुत पॉजिटिव यूज हुआ है। तो इसकी ताकत को पहचानते हुए सरकार को थोड़ा सा लॉ एंड ऑर्डर पर कुछ कानून नए बनाने पड़ेंगे, जिसकी वजह से लोग डरें, लोग प्रोसिक्यूशन से डरें और प्रोसिक्यूशन हो जो नहीं हो रहे हैं। जो भी हेट कंटेंट फैला रहा है उस तक हम क्यों नहीं पहुंच रहे हैं? असल में तो दोषी वो है, सोशल मीडिया दोषी नहीं है। लेकिन हम कोई कानून ऐसा बनाए कि वो इंस्टेंटली उसको पकड़ा जाए, जैसे कि अभी वीपीएन को लेकर सरकारें सख्त हुई और वीपीएन ने भारत से वीपीएन हटाए हुए हैं कई सारे। ये ऐसे ही कुछ एक्शंस लेने पड़ेंगे सोशल मीडिया को भी लेकर कि जो भी बंदा ऐसा काम कर रहा है, पहले आपको याद होगा एक बात चली थी कि हम सोशल मीडिया को भी फोन नंबर से लिंक कर देंगे या आधार से लिंक कर देंगे, ऐसी बातें उठी थी और इसके विरोध में फिर काफी स्वर बुलंद हो जाते हैं और वो बात नहीं हो पाई। लेकिन मेरे ख्याल से अब वक्त आ गया है कि यदि हमें उसकी सैनिटी बनाए रखनी है तो शायद वो भी करना पड़ेगा। एब्सोल्युटली। अच्छा, एक चीज यहाँ पर एक बड़ी वैसी सिचुएशन है, जैसा कि मैंने कहा कि जो पूरा का पूरा यूजीसी है, यूजर जनरेटेड कंटेंट है, चाहे वो वीडियो फॉर्मेट में है, चाहे वो ऑडियो फॉर्मेट में है, चाहे वो टेक्स्ट फॉर्मेट में है। अब वो सारा का सारा जो जा रहा है, उनका जो मॉडरेशन हो रहा है, जो कंटेंट मॉडरेशन हो रहा है, वो कंपनीज के लेवल पर हो रहा है। कोई कानूनी तंत्र उसमें, कानूनी एजेंसी उसमें शामिल नहीं है या कोई सरकारी तंत्र उसमें शामिल नहीं है। लिहाजा हेट कंटेंट का, नफरत फैलाने वाले कंटेंट की जो डेफिनेशन सोशल मीडिया साइट्स ने बनाई हुई हैं, वो उन्हीं के पैमाने पर ही है। और एक्चुअल में इनकी छलने, इनकी छटनी के बाद या इनके फिल्ट्रेशन के बावजूद बहुत सारा कंटेंट ऐसा है जो कि नफरत फैलाने की श्रेणी में आता है और उनको हटाने पर आप जानते हैं कि पूरी ट्विटर के साथ सरकार की क्या वॉर हुई और उसके बाद फेसबुक और सब जगह चलता है। सो एक्चुअल में वो नफरत फैलाने वाला कंटेंट क्या हो, ये कौन तय करे? ये सरकार तय करे, और अगर करे तो कैसे? या हम भरोसे रहे हैं सिर्फ मेटा के और दूसरे प्लेटफॉर्म्स के कि जो उनकी इंटरनल डेफिनेशन है हेट कंटेंट की, वही ठीक है? नहीं, मेरे ख्याल से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि उसका इम्पैक्ट हमने देख लिया है। जिस तरीके से हर देश का अपना कल्चर होता है, हमारे यहाँ कुछ इस तरह की बातें किसी व्यक्ति के खिलाफ कर देना हेट कंटेंट हो जाता है और विदेशों में शायद वो उसको नॉर्मली लेते हैं, कैजुअली भी ले लेते हैं। इनफैक्ट भारत के अंदर ही कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां पर गाली गलौज नॉर्मल होगी, कई जगह बड़ा सेंसिटिव है मामला। तो ये इतना वेरी करता है एरिया टू एरिया और जुरिडिक्शन टू जुरिडिक्शन, उसको एक ही पैमाने पर तोलना और उसको बने रहने देना मेरे ख्याल से गलत है और ये फेसबुक को समझना होगा। हो सकता है उसको भारत के अंदर कुछ इस तरह के कंडीशन स्पेशल लगाने पड़े कि चाहे वो मॉब इमेज डाल देना किसी को या किसी को बुली करना, उस तरह के कंटेंट भी हेट कंटेंट ही हैं। लेकिन आपने देखा होगा, यदि आप ट्विटर पर पाएं, आप एक किसी महिला का पोस्ट देखिए, नीचे बुली करने वालों की बाढ़ रहती है और किसी भी तरह से गाली गलौज चल रहा होता है, उसको हेट कंटेंट नहीं मान रहे हैं लोग। हेट कंटेंट से वो मान रहे हैं जो वो पोस्ट है, जो नीचे कमेंट्स कर रहे हैं वो भी हेट ही है।
और उसको उन लोगों को कैसे आप अलाउ कर रहे हैं, उनको तुरंत क्यों नहीं रिमूव किया जा रहा है? यदि कोई किसी महिला के अगेंस्ट अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा है, ये हमारे कल्चर की का पार्ट नहीं है और उसको हम फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं मान सकते, उसको तुरंत हटा देना चाहिए ताकि वो अगली बार हिम्मत ही ना करे। इसमें कोई इफ बट की बात ही नहीं होनी चाहिए, पर वो पड़ा रहता है, उस वजह से जो बोलने वाला है वो हैरेस होता है, वो बाद में लिखना बंद कर देता है, डिप्रेशन में चला जाता है। इसका इम्पैक्ट जो होता है बड़ा दूरगामी होता है। फिर नहीं अमित, इस बारे में आप इस बारे में आप ज्यादा अच्छे तरीके से बताएंगे। अगर कमेंट आना बंद हो गए या एक एक कमेंट को वो लोग फिल्टर करने लग गए तो शायद उनका जो एंगेजमेंट है, ऑडियंस एंगेजमेंट है, वो कम हो जाएगा और सारा तो खेल एंगेजमेंट का ही है, इनका तो बिजनेस ही बंद हो जाएगा। तो शायद इसलिए भी ये चुप रहते हैं। दूसरा बहुत बड़ी मैन पावर आपको लगानी पड़ेगी कि एक एक सेलिब्रिटी का, एक एक आदमी का आप कंटेंट चेक कीजिए, वो फिल्टर नहीं होंगे। तो बेहतर यही होगा कि टेक्नोलॉजी में बदलाव किया जाए। एआई आपके पास आ चुका है, बहुत सारे फिल्टर आपके पास आ चुके हैं, वो शब्द आप तय करें एआई को के जरिए, उसको आप ऐसा मैकेनिज्म बनाएं कि जैसे ही वो शब्द आए, कोई हेट स्पीच आए, कोई गालियां आए, ऑटोमेटिकली वो हट जाए। लेकिन इससे बचती हैं शायद जानबूझकर कि एंगेजमेंट कम ना हो जाए और फिर बिजनेस मॉडल खराब ना हो जाए। मैंने एक और सजेशन दिया था पहले टेलीविजन पर कि ट्विटर को, जैसे कि कोई रेगुलर ऑफेंडर है जो बार बार गालियां देता है, तो जिसको दे रहा है उसको एक राइट होना चाहिए कि उसको रेट कर सके कि ये बंदा इस तरह का कर रहा है। यदि ऐसा 10 लोग रेट करते हैं तो उसका ब्लॉक कर देना चाहिए उसका। इस तरह का एक पॉलिसी तो बना है ट्विटर या फेसबुक, जो अभी नहीं है। अभी जो जिसके खिलाफ वो लिख रहा है उसको कोई राइट ही ऐसा नहीं है कि वो कर पाए, कुछ काउंटर कर पाए। कम से कम उसको एक रेट करने का राइट दे दीजिए। वो मेरे ख्याल से कुछ ऐसी चीजें हैं जो धीरे धीरे लोगों को हैरेस करेंगे, जो लोग ऐसा करके अपने आप को बच जाते हैं या उन तक पुलिस भी नहीं पहुंच पाती, क्योंकि हर केस में तो पुलिस एक्शन ले नहीं सकती है। जैसा कि आपने कहा कि जो एंगेजमेंट बनाए रखने के लिए वो हर एक कंटेंट को फिल्टर नहीं करना चाह रहे हैं, जबकि उनके पास एआई इंजन है। वही एआई इंजन बाकी चीजें चेक कर लेता है। यदि आप यूट्यूब पर एक वीडियो डालिए जो पायरेटेड, उसमें 10 फ्रेम भी हैं, तो फट से पकड़ लेगा कि ये पायरेटेड है और इसमें आपने फलाने का वीडियो यूज किया है, इसलिए आप कॉपीराइट इशू है, और वो चीजें चेक कर लेगा। तो ऐसा नहीं कि उनके पास एआई टूल्स नहीं है या उनकी कैपेबिलिटीज कम है, उनके पास बहुत अच्छे एआई टूल्स हैं और लैंग्वेज को बड़े अच्छे से लोग समझ सकते हैं कि किस भाषा में, खासतौर से हिंदी इंग्लिश जो प्रोमिनेंट लैंग्वेज है वहां तो डेफिनेटली कर सकते हैं। आई एम वेरी मच श्योर बाकी भारतीय भाषाओं में भी इनके पास अभी कन्वर्जन टूल्स हैं। तो एआई का दिक्कत नहीं है, इंटेंशन का दिक्कत है। जैसे ये लोग एक बार विल बना लेंगे, इंटेंशन क्लियर होगी, तो मेरे ख्याल से उस तरह से चीजों को फिल्टर करना आसान हो जाएगा और कम से कुछ लोग रुकेंगे। इसको सोसाइटी को सोशल बनाए रहना देना बहुत जरूरी है। उसको फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर आप अनसोशल ना बनाएं। मेरे ख्याल से ये आज समझ लेना चाहिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को। एब्सोल्युटली। और आपने बिल्कुल सही कहा कि जो एज अ पोस्ट आप उसको टेक डाउन कर सकते हैं, लेकिन कमेंट्स में जो ट्रोल्स होते हैं आप उन पर फिल्टर नहीं लगा सकते। उसका कोई शायद, हाँ, उसको रिपोर्ट करने का या उसको ब्लॉक करने का एक ऑप्शन है, लेकिन वो जो ट्रोलर्स होते हैं, जो नफरत फैलाने वाले लोग होते हैं, वो आज आपको यहाँ ब्लॉक किया तो दूसरी जगह जाएंगे या अपना दूसरा नाम बदल कर देंगे। तो एक मैकेनिज्म इस तरह का होना चाहिए कि वो पूरी की इस तरह के लोग या तो आए ना, और या तो आए तो फिर अपनी सही आइडेंटिटी के साथ आए। कम से कम ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। फेक आइडेंटिटीज के साथ जो लोग आते हैं उनको किसी चीज का डर होता नहीं है, उनको पता है कि हम पकड़े जाएंगे नहीं। तो आप सही आइडेंटिटी के साथ आए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस दिन आपको पता होगा कि मेरी आइडेंटिटी सब जगह सार्वजनिक हो जाएगी, कोई गाली देने की जरूरत नहीं करेगा। एम आई राइट? आइडियली तो इनको हर एक अकाउंट वेरीफाई कर देना चाहिए। हर एक अकाउंट यदि ब्लू टिक होगा और वेरीफाइड होगा, चाहे उससे आप कोई भी आईडी प्रूफ लीजिए, कोई भी मैकेनिज्म बनाइए, तो कुछ हद तक की चीजें वैसी रुकेगी। आप आज एक ट्विटर अकाउंट खोल लीजिए 2 दिन पहले और किसी को भी कुछ भी लिखना शुरू कर दीजिए, ये इतना आसान है कि उसको आप हटाइए, डिलीट करवाइए, अगले दिन वो फिर एक नया बना देगा। तो यहाँ पर कोई वेरिफिकेशन मैकेनिज्म है ही नहीं। ये मेरे ख्याल से क्रिमिनल के लिए बेनिफिट हो जाता है। और दूसरा बात जो मैं कह रहा था कि जो भी कैंपेन्स देश के बाहर से चलती हैं, वहां पे भी एक चेक लग सकता है। आपने देखो अचानक से देश में माहौल हो जाता है और जब हम ट्विटर को एनालिसिस करते हैं तो पाते हैं कि 80% ट्वीट्स बाहर से आ रहे हैं। अरे हमारे देश का एक इशू है, उसमें 80% लोग बाहर से बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। वो फिर ओपिनियन नहीं है, वो स्ट्रैटेजी है, वो कैंपेन है। उस कैंपेन को रोका जाए ताकि उसका इम्पैक्ट हमारे देश में तो ना पड़े। तो मेरे ख्याल से इस तरह के फिल्टर भी लगाए जा सकते हैं कि भैया आ कहाँ से रहा है और क्यों इस टॉपिक पर 50% से ज्यादा लोग बाहर से बोल रहे हैं, उसको मत बोलने दो, उसको ब्लॉक कीजिए, उनको रोकिए। वो मेरे ख्याल से इस तरह के कुछ इंटेलिजेंस यदि आप डालेंगे तो और इफेक्टिव और ट्रस्टवर्दी बनेगा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। एब्सोल्युटली। बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी, इस तमाम जानकारी के लिए। बड़ा अच्छा विश्लेषण आपने दिया।
और नफरतें कम हों रियल वर्ल्ड में, वर्चुअल वर्ल्ड में। हर किसी, कोई भी दुनिया हो, चाहे वो आभासी दुनिया हो, चाहे वो वास्तविक दुनिया हो, नफरत कहीं भी नहीं होनी चाहिए। नफरत का इस दुनिया में कोई स्थान नहीं है और ये शायद आने वाले समय में हम कम से कम नफरत देखें, नफरत देख ही ना पाएं। लोग एक दूसरे से प्यार करें, मोहब्बत करें, ऐसी ही दुनिया हम देखना चाहेंगे। इस उम्मीद के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और सोशल मीडिया पर जैसे हम कह रहे हैं कि कई बार आप पोस्ट कर लेते हैं लेकिन प्लेटफॉर्म उसे गलत पोस्ट मानकर हटा देता है, ऐसे में आपकी सुनवाई होना मुश्किल हो जाती है। इस बात को ध्यान में रखकर केंद्र सरकार एक अहम मुद्दे पर काम कर रही है। सरकार एक ग्रीवांस अपीलेट कमेटी बनाने पर विचार कर रही है। यूजर इस कमेटी के पास उन शिकायतों को लेकर पहुंच सकता है जो सोशल मीडिया के ग्रीवांस ऑफिसर के खिलाफ हैं। इस अपील का 30 दिन के भीतर निपटान करना होगा। बीते दिनों कई ऐसी शिकायतें आई थी जिनमें यूजर्स ने प्लेटफॉर्म की तरफ से उनका अकाउंट बंद करने की शिकायतें की थी। अपीलेट कमेटी का ड्राफ्ट सरकार ने वेबसाइट पर डाला था लेकिन कुछ ही देर में उसे वहां से हटा भी दिया। हालांकि बाद में सरकार ने इस पर सफाई देते हुए कहा कि वो सिर्फ एक टेक्निकल ग्लिच था और जल्द ही ड्राफ्ट वापस दिखना शुरू हो जाएगा। सर्विस चार्ज को लेकर सरकार ने साफ कर दिया है कि सर्विस चार्ज लेना एक अनएथिकल प्रैक्टिस है और ये एक वैकल्पिक व्यवस्था है, इसे जबरन नहीं वसूला जा सकता। सरकार की तरफ से कहा गया है कि आने वाले दिनों में इसके लिए कानून में बदलाव किए जाएंगे और ग्राहक को मजबूत बनाने पर फोकस होगा। वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी कहा है कि कस्टमर्स से होटल और रेस्टोरेंट सर्विस चार्ज नहीं ले सकते। उन्होंने कहा कि बिल में किसी भी हाल में सर्विस चार्ज ऐड नहीं किया जा सकता है। दरअसल देश भर में रेस्टोरेंट में ग्राहकों से खाने पीने के बिल में सर्विस चार्ज जोड़कर मांगा जाता है और इस पर लगातार मंथन भी होता आ रहा है। और जो होटल एसोसिएशंस हैं, कई उनका ये कहना है कि भाई ये तो पूरी तरह से लीगल है और एक तरह से कस्टमर और होटल के बीच में करार है और उस करार के तहत ही हम सर्विस चार्ज लेते हैं। लेकिन सरकार ने इसे अनएथिकल माना है और गैर कानूनी करार कर देने के लिए जल्द ही कानूनी प्रावधान भी इसमें किए जाएंगे। एक तरीके से भ्रमित किया जा रहा था उपभोक्ता को और इसके हमारे बहुत कंप्लेंट्स आती थी। तो हमने इसको सिर्फ ये कहा है कि आप बिल में नहीं चार्ज कर सकते, कोई अपनी स्वेच्छा से जो देना चाहे वो देगा। अगर आपको लगता है कि नहीं हम इससे टिप कम हो गए, कुछ हो गया, आपके दाम बढ़ाने को हमने तो किसी ने रोका नहीं है। आपको जो सर्विस चार्ज ऐड करना है या आपको लगता है कि आपको अपने कर्मचारियों को तनख्वाह के अलावा कुछ और देना है तो जबरान नहीं हो सकता, जबरदस्ती नहीं हो सकती। करोड़ों सब्सक्राइबर्स को बेहतर ब्याज दर मिले, इसके लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ अपनी इक्विटी निवेश की सीमा को बढ़ाने जा रही है। पूरी खबर पर डिटेल में बात करते हैं मेरे सहयोगी अनुराग शाह से। अनुराग, बताइए क्या ये पूरी खबर? देखिए, जो वित्त वर्ष 2022 के अंदर हमने देखा कि जो ब्याज दर तय की गई है ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स की वो 40 साल में सबसे कम है और 8.1% है। उसके पीछे वजह यह है कि जो भी निवेश किया जाता है ईपीएफओ का वो 15% ही इक्विटी में होता है और बाकी 85% डेट इंस्ट्रूमेंट्स में होता है, जहां पर जीसेक बॉन्ड है, सरकारी कंपनियों के बॉन्ड है, राज्य सरकार के बॉन्ड है। तो वहां पर जो रिटर्न है वो 6%, 7% या अधिकतम 7.5% तक ही है। तो इस वजह से ईपीएफओ के सामने भी चुनौती है कि जो सब्सक्राइबर्स को ब्याज दिया जाता है वो कम ना हो। और अब देखा है कि 8.1% का ब्याज दिया गया है, तो इसको कैसे बढ़ाया जाए। तो वहां पर जो एक विकल्प पे काम किया गया है और हमारे सोर्सेज से मिली जानकारी के मुताबिक जो अभी इक्विटी ईटीएफ के अंदर 15% ही निवेश किया जाता है उसे बढ़ाकर 25% तक करने का विचार किया जा रहा है। एफआईसी जो कमिटी होती है वहां पर इसको मंजूरी मिल गई है और इस महीने के अंत में जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की बैठक है वहां पर इस प्रस्ताव को पेश किया जाएगा और वहां से भी इसे मंजूरी मिलने की बात कही जा रही है। इसकी वजह यही है और कि जो ब्याज दर दिया जाए निवेशकों को, करोड़ों निवेशकों को, तो वहां पर ज्यादा ब्याज दर दिया जाए क्योंकि इक्विटी निवेश के अंदर जो अभी तक का निवेश है 1,22,000 करोड़, तो वहां पर रिटर्न 14-15% तक है। तो इक्विटी में निवेश करने पर अगर बेहतर रिटर्न मिलता है तो सब्सक्राइबर्स को भी जो ब्याज दर तय होती है वो ज्यादा मिलेगी। तो इसका पूरा खाका तैयार किया जा रहा है और उम्मीद की जा रही है कि इस मंथ के अंत में जो सीबीडी की बैठक होगी वहां पर इसे मंजूरी मिल जाएगी।
एक गलत क्लिक, एक छोटी सी गलती आपको बहुत बड़ा नुकसान दे सकती है। शेयर बाजार में ऐसी छोटी सी गलती को फैट फिंगर कहा जाता है। कल फैट फिंगर की वजह से एक ब्रोकर को 250 करोड़ का नुकसान हो गया। कैसे फैट फिंगर की वजह से हुआ इतना तगड़ा नुकसान और क्यों इसे फैट फिंगर कहा जाता है, देखिए मामला क्या है। कभी कभार छोटी सी गलती बहुत भारी पड़ जाती है। 2 जून को एक ऐसी ही छोटी गलती की वजह से एक ब्रोकर को 250 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। जी हाँ, एक गलत बटन दबी और 250 करोड़ साफ। ट्रेडिंग की भाषा में इसे फैट फिंगर ट्रेड कहते हैं। इससे पहले कि हम आपको फैट फिंगर समझाएं, आपको 2 जून को हुआ पूरा मामला बताते हैं। दरअसल 2 जून को दोपहर के 2:27 से 2:29 के बीच फैट फिंगर ट्रेड हुआ। अज्ञात ब्रोकर ने निफ्टी की 14,500 की कॉल बेची। ब्रोकर ने 15 पैसे के भाव पर 25,000 लॉट बेचे। इसमें प्रति लॉट का मार्केट भाव 2100 रुपए था। इस गलत ट्रेड के चलते ब्रोकर को 200 से 250 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। जहां एक को नुकसान उठाना पड़ा तो 2 को इसका फायदा भी मिला। कोलकाता के 2 ब्रोकर्स को इस ट्रेड से 25 से 50 करोड़ का फायदा हुआ। इसे देश में अब तक की सबसे बड़ी ट्रेडिंग मिस्टेक बताया जा रहा है। इसी ट्रेडिंग मिस्टेक को फैट फिंगर ट्रेड कहा जाता है। फैट फिंगर का मतलब माउस से मिस क्लिक करने या गलत की दबाने से होने वाली गलती है। कोई ब्रोकर ऑर्डर प्लेस करते समय गलती से कोई की दबा लेता है, जिससे उसका पूरा सौदा तबाह हो जाता है। यानी कि कोई की गलत दबने से शेयर्स मार्केट प्राइस के मुकाबले काफी कम दाम पर बिक जाते हैं। इससे ट्रेड शुरू करने वाले व्यक्ति को भारी नुकसान उठाना पड़ता है, जबकि दूसरे लोगों की मुफ्त में चांदी हो सकती है। फैट फिंगर ट्रेड के मामले पहले भी सामने आ चुके हैं। इससे पहले अक्टूबर 2012 में एक ब्रोकर की गलती से निफ्टी 15% लुढ़क गया था। इससे ब्रोकर को 60 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। फैट फिंगर ट्रेड के मामले सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि वैश्विक बाजारों में भी देखने को मिले हैं। 2014 में एक जापानी एक्सचेंज में फैट फिंगर के चलते 600 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। 2018 में डॉइचे बैंक में कई अकाउंट्स में गलत ट्रांसफर से 28 अरब डॉलर का नुकसान हुआ था। फैट फिंगर अक्सर इंसानी गलती से हो जाता है, ऐसे में इसे रोकने के लिए भी इंतजाम किए गए हैं। दरअसल 2012 में जब पहली बार फैट फिंगर ट्रेडिंग का मामला सामने आया था तो सभी ब्रोकरेज हाउस ने एक तकनीक विकसित की। ये तकनीक गलत ट्रेड के ऑर्डर को पहचान कर खुद नष्ट कर सकती है। ज्यादातर ब्रोकर्स बड़े ट्रेड का बीमा भी करते हैं, ऐसे में 250 करोड़ के नुकसान की भरपाई भी बीमा से हो जाएगी। फैट फिंगर ट्रेड रोकने को एनएसई ने भी तकनीक विकसित की थी, जिसमें मार्केट प्राइस से कम पर हुए ऑर्डर की पहचान कर ली जाती है। लेकिन इस मौजूदा मामले में एनएसई की ये तकनीक काम नहीं कर पाई। एनएसई इस मामले की जांच में जुट गई है कि आखिर ये फैट फिंगर का सौदा कैसे हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। महाराष्ट्र में अब रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस यानी कि आरटीओ की 6 और सर्विसेज फेसलेस यानी कि डिजिटल हो गई हैं। महाराष्ट्र ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की 80 सेवाएं पहले से ही ऑनलाइन है। कैसे करेंगी ये सर्विसेज काम, पूरी खबर समझते हैं जी मीडिया संवाददाता एकता सूरी से। महाराष्ट्र ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की 118 सर्विसेज है, जिनमें से 80 सर्विसेज ऑनलाइन यानी कि डिजिटल हैं। अब इन ऑनलाइन सर्विसेज की लिस्ट में 6 और नई सर्विसेज ऐड हुई हैं, जिसके लिए आपको आरटीओ के दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। ये सर्विसेज आपके ड्राइविंग लाइसेंस या फिर आपकी आरसी से रिलेटेड है। मसलन अगर आपको आपका ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करवाना है, उस पर एड्रेस बदलवाना है या उसकी डुप्लीकेट कॉपी चाहिए, आरसी पर एड्रेस बदलवाना है या उसकी डुप्लीकेट कॉपी चाहिए, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस किसी दूसरे राज्य में ट्रांसफर करवाना है और उसकी एनओसी चाहिए, तो इन 6 नई सर्विसेज के लिए अब आपको आरटीओ के दफ्तर जाने की कोई जरूरत नहीं। आपको आपका ड्राइविंग लाइसेंस या फिर आरसी हैंडी रखनी है अपने आधार कार्ड के साथ, और आपको जाना है इस वेबसाइट पर जो कि है सारथी.parivahan.gov.in। जब आप इस पेज पर जाएंगे तो आपको यहाँ पर
राज्य सिलेक्ट करने की एक ऑप्शन मिलती है। उसमें आपको महाराष्ट्र राज्य सिलेक्ट करना है। आपको कॉन्टैक्टलेस लाइसेंस सर्विसेज की जो है वो आपके सामने लिस्ट खुल जाएगी। अपनी सुविधा के लिए जो आपकी इस समय ज़रूरत है, मसलन अगर आपको आपका ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करवाना है तो उस पर क्लिक कीजिए, अपना ड्राइविंग लाइसेंस नंबर डालिए, यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ डालिए और आगे जो भी ऑप्शंस आपको मिलती हैं वो आप अपना कागजात जो है उसको देखकर उन ऑप्शंस को फिल कीजिए। हाँ, इन सर्विसेज जो आपको अवेल करनी है ऑनलाइन यानी कि डिजिटल, उसके लिए आपका आधार कार्ड आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। यानी कि अब महाराष्ट्र ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट धीरे धीरे अपनी बहुत सी सर्विसेज डिजिटल कर रहा है ताकि लोगों को सुविधा मिले। एकता सूरी, जी मीडिया, मुंबई। और मेटावर्स में अब बैंकिंग भी पॉसिबल है। बैंकिंग एक्सपीरियंस कैसा है, देखिए इस रिपोर्ट में। मुंबई में लॉन्च हुआ देश का पहला बैंकिंग मेटावर्स, जिसका हमने लिया फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। वर्चुअल हेडसेट्स के अंदर कियावर्स नाम का ये मेटावर्स एक इमर्सिव वर्चुअल बैंकिंग एक्सपीरियंस देता है, बिल्कुल एक 3D वीडियो गेम की तरह। क्योंकि मेटा का हिस्सा आप नहीं बल्कि आपके अवतार बनते हैं, इसलिए यहाँ पर बैंकिंग भी आप बैंकिंग एग्जीक्यूटिव्स के अवतार के साथ करते हैं। क्योंकि भारत में अभी क्रिप्टो रेगुलेटेड नहीं है, इसलिए बैंकिंग मेटावर्स NFTs में डील नहीं कर सकते। इसलिए शुरुआती दिनों में कस्टमर्स के लिए ये एक्सपीरियंस एक वर्चुअल बैंकिंग एक्सपीरियंस होगा, जिसका हिस्सा वो अपने फोन या लैपटॉप के कैमरा के जरिए भी बन सकते हैं। मेटावर्स की नींव ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। इसका मतलब ये है कि फाइनेंशियल सर्विसेज अगर मेटा में आती हैं तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और स्मार्ट लेजर से सिस्टम और सिक्योर होगा। पूरी दुनिया में पैसा ट्रांसफर करने की फीस का खर्चा कम होगा। HSBC, बैंक ऑफ अमेरिका, JP मॉर्गन, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, बहुत से ऐसे विदेशी बैंक हैं जो जोरों शोरों से मेटावर्स की दुनिया में बैंकिंग करने के लिए तैयार हो चुके हैं। बाहर से देखने वाले को शायद समझ ना आए कि इस कैमरा के अंदर, इस VR हेडसेट के अंदर क्या हो रहा है, लेकिन यहाँ पहुंचकर आपको एक अलग ही दुनिया दिखती है। वर्चुअल है लेकिन सच में ऐसा लगता है कि आप उसका एक हिस्सा हैं। एकता सूरी, जी मीडिया, मुंबई। गौतम बुद्ध नगर की सड़कों पर स्टंट के जरिए लोगों की जान जोखिम में डालने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। निजामुल खान नाम का ये शख्स एक यूट्यूबर है और वीडियो बनाने के लिए नोएडा की सड़कों पर खतरनाक करतब करता था। नोएडा की सड़कों पर स्टंट करते हुए इस शख्स को देखिए। युवक बाइक पर खतरनाक करतब कर रहा है। कभी बाइक पर खड़े होकर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ स्टंट कर रहा है तो कभी बाइक को हवा में लहरा रहा है। युवक को किसी का खौफ नहीं है। सरेराह बाइक पर फुल टशन के साथ जान से खिलवाड़ कर रहा है। अब हम आपको इस शख्स के बारे में भी बता देते हैं। इसका नाम है निजामुल खान। निजामुल यूट्यूबर है और बाइक से स्टंट का वीडियो बनाकर कमाई कर रहा है। निजामुल रोजाना शहर की किसी न किसी सड़क पर बाइक से स्टंट करता रहता है। उसके कई वीडियो सामने आए हैं। हालिया वीडियो में वो एक लड़की के साथ बाइक पर खतरनाक स्टंट करता नजर आया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। वह निजामुल है जो अक्टूबर 2020 में एक मर्डर हुआ था, उसका मुलजिम था, रोजेल भेजा गया था उसे। कल जब जानकारी प्राप्त की गई तो पता चला कि वो जमानत पे है और संभवतः उसके बाद इसने सारे स्टंट के वीडियोस बनाए हैं। हम लोगों ने उसको हिरासत में लिया है। निजामुल दूसरी बार पुलिस की गिरफ्त में आया है। इससे पहले वो अपनी गर्लफ्रेंड के भाई की हत्या के आरोप में जेल में बंद था। हाल में ही वो जमानत पर बाहर आया था। जमानत पर बाहर आने के बाद से निजामुल ने शहर की सड़कों पर फिर से स्टंटबाजी करना शुरू कर दिया। बहुत जल्दी हम लोगों ने उसको हिरासत में लिया है। उससे पूछताछ की जाएगी। इसमें कोई शक नहीं है कि जिस तरह से वीडियो बनाए गए हैं कोई व्यक्ति उसको शूट कर रहा था। उसके बारे में पूछताछ की जाएगी और उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। फिलहाल स्टंट करने में इस्तेमाल बाइक को जब्त कर लिया गया है। पुलिस अब वीडियो बनाने वाले शख्स की तलाश में जुटी है। साथ ही बाइक पर बैठी युवती की भी तलाश की जा रही है। गौतम बुद्ध नगर से राजू राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
मशहूर सिंगर केके की मौत की वजह सामने आ गई है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से साफ हो गया कि उनकी मौत हार्ट ब्लॉकेज के चलते हुई है। लाइव कॉन्सर्ट के बाद उन्हें सीने में दर्द हुआ, लेकिन उन्होंने इसे हल्के में लिया। संभवतः यही लापरवाही शायद उनकी मौत की वजह बनी है। इस रिपोर्ट के जरिए हम जानेंगे कि हार्ट अटैक से पहले मिलने वाले उन संकेतों को कैसे पहचाना जाए, जिनसे अगर आपने सीरियसली लिया जिन संकेतों को, तो किसी की जान बच सकती है। नामचीन सिंगर केके की मौत ने न केवल मनोरंजन जगत को स्तब्ध किया है, बल्कि उन लोगों के लिए एक सबक है जो सीने में उठने वाले दर्द को एसिडिटी या डाइजेशन की समस्या समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। केके की मौत की वजह सामने आ चुकी है। उनकी मौत 80% हार्ट ब्लॉकेज के चलते हुई, लेकिन अफसोस ये कि केके ने सीने के दर्द को डाइजेशन की समस्या समझकर एसिडिटी की दवा एंटासिड ले ली। यही वो चूक कर बैठे और हार्ट ब्लॉकेज से उनकी मौत हो गई, जबकि शो के दौरान उन्हें कंधे और हाथ में दर्द की शिकायत थी। बावजूद इसके वो हार्ट से जुड़े इशारे नहीं समझ पाए। सबसे पहले हार्ट ब्लॉकेज को समझते हैं। दिल के इलेक्ट्रिकल सिस्टम में आने वाली दिक्कतें हार्ट ब्लॉकेज कहलाती हैं। दिल के इलेक्ट्रिकल सिस्टम का काम धड़कनों को बनाना और उनकी स्पीड को कंट्रोल में रखना होता है। हार्ट ब्लॉक की स्थिति को आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक या कंडक्शन डिसऑर्डर भी कहते हैं। हार्ट ब्लॉकेज होने पर दिल की धड़कन धीमी हो जाती है और हार्ट ब्लड को सही ढंग से पंप नहीं कर पाता है। हार्ट बीट अचानक बढ़ने और कम होने लगती है। इससे हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। हालांकि हार्ट में ब्लॉकेज होने को लेकर हमारा शरीर कई संकेत देता है, जिसे समझने की जरूरत है। दरअसल 3 स्टेज के तहत हार्ट ब्लॉकेज होते हैं। फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉकेज में कोई खास लक्षण नहीं दिखते। इसका रेगुलर ईसीजी के जरिए पता लगाया जा सकता है। सेकेंड और थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉकेज के लक्षण करीब करीब एक जैसे होते हैं, लेकिन तीव्रता में अंतर होता है। दोनों ही स्थिति में बेहोशी, चक्कर, सीने में दर्द, थकान लगना, तेजी से सांस चलना और मितली के लक्षण दिखाई देते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति का दिल 1 मिनट में करीब 60 से 100 बार धड़कता है, लेकिन ब्लॉकेज होने पर यह करीब 40 बार या इससे कम धड़कता है। ऐसे में सीने में दर्द होने पर इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। विशेषज्ञों के मुताबिक हार्ट तक ब्लड पहुंचाने वाली 2 या 3 धमनियों के बंद होने की स्थिति में ही डॉक्टर बाईपास सर्जरी कराने की सलाह देते हैं। वहीं एक धमनी के ब्लॉक होने की स्थिति में स्टेंट लगवाने की सलाह दी जाती है। वहीं दोनों की आपस में तुलना की जाए तो बाईपास सर्जरी को बेहतर माना जाता है। कहा जाता है कि केके को अगर तत्काल सीपीआर दिया जाता तो उनकी जान बच सकती थी। आखिर ये सीपीआर है क्या, इसे समझते हैं। सीपीआर यानी कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। ये मरीज को इमरजेंसी में दी जाने वाली एक मेडिकल प्रक्रिया है। इसके जरिए कार्डियक अरेस्ट और सांस न ले पाने जैसी स्थितियों में इंसान की जान बचाई जा सकती है। इसमें मरीज के दिल की धड़कन वापस लाने के लिए उसकी छाती को बार बार दबाया जाता है। साथ ही कई मामलों में मरीज को मुंह से सांस दी जाती है। फिलहाल तो आपकी सेहत आपके हाथ में है। अच्छे खान पान और रोजाना एक्सरसाइज के जरिए खुद को तनाव मुक्त रखा जा सकता है। हार्ट से जुड़ी बीमारियों से दूरी बनाई जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बात बाजार की कर लेते हैं। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी आज बाजार ने शुरुआत भले ही दमदार की हो, लेकिन क्लोजिंग के समय बाजारों में गिरावट देखने को मिली और कारोबार में अंत में सेंसेक्स और निफ्टी मामूली गिरावट के साथ बंद हुए। निफ्टी 44 अंक गिरकर 16,584 के लेवल पर बंद हुआ, तो वहीं सेंसेक्स करीब 50 अंक फिसला। और आगे बढ़ते हैं, कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें ले लेते हैं। पाकिस्तान का बंटवारा एक बार फिर होने वाला है। बांग्लादेश के बाद अब पाकिस्तान 3 हिस्सों में बंटने वाला है। ये बातें हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये बातें पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री ने कही हैं, जिसके बाद पाकिस्तान में बवाल मच गया है। मैं आपको आज कहता हूं पाकिस्तान के 3 हिस्से होंगे। बोले इमरान, 3 हिस्सों में बटेगा पाकिस्तान। बोले इमरान, परमाणु बम से छीन लेगा हिंदुस्तान। अब इसे सत्ता जाने का दर्द कहें या धोखा देने वाली फौज पर हमला करने का तरीका, इमरान खान ने पाकिस्तानी मीडिया को दिए अपने बयान से बवाल तो जबरदस्त मचा रखा है। और बवाल मचे भी क्यों ना, इमरान खान ने अपने बयान में पाकिस्तान के टुकड़े होने की भविष्यवाणी जो कर दी। मैं आपको राइटिंग में देता हूं कि ये भी तबाह होंगे
फौज सबसे पहले तबाह होगी, क्योंकि मुल्क बैंकरप्ट होगा, किधर जाएगा मुल्क? मैं आपको सीक्वेंस बता देता हूँ ना। ये जब से आए हैं, रुपया गिर रहा है, स्टॉक मार्केट, चीजें महंगी, डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है पाकिस्तान। अगर हम डिफॉल्ट कर जाते हैं, इसका मतलब पाकिस्तान बैंकरप्सी की जाता। सबसे बड़ा इदारा कौन सा है जो हिट होगा? पाकिस्तानी फौज। जब फौज हिट होगी तो जो उसके बाद हमारे से कंसेशन क्या ली जाएगी, जो यूक्रेन से उन्होंने ली थी डीन्यूक्लियराइज करने की। सबसे बड़ा तो मसला उनको, हमारी वाहिद मुसलमान मुल्क है जिसके पास न्यूक्लियर डिटरेंट है, जब वो चला गया फिर क्या होगा? मैं आपको आज कहता हूँ पाकिस्तान के 3 हिस्से होंगे, जो कि आप आम इनके थिंक टैंक्स, हिंदुस्तान के थिंक टैंक्स में देख लें, बाहर जो सारे बलूचिस्तान को लैदा करने के प्लान हैं, इनके प्लान बने हुए हैं। तो इस वक्त अगर सही फैसले नहीं किए जाएंगे, मुल्क खुदकुशी करने पे जा रहा है। मैं इसलिए जोर लगा रहा हूं। इमरान खान ने पाकिस्तान के ताजा हालात को लेकर सरकार को घेरा, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होने की बात भी कह दी। एक देश में पूर्व प्रधानमंत्री की तरफ से ऐसे बयान पर हाय तौबा तो मचनी ही थी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उनके सहयोगी दल पीपीपी ने इमरान के टुकड़े टुकड़े वाले बयान को लेकर जबरदस्त हमला बोला। जब मैं तुर्की में समझौते पर हस्ताक्षर कर रहा हूं, इमरान नियाजी देश के खिलाफ आग उगल रहे हैं। अगर किसी को सबूत की जरूरत थी कि नियाजी पीएम पद के लायक नहीं है, तो उनका ये बयान सबूत के लिए काफी है। अपनी राजनीति करो, लेकिन हद पार करने और पाकिस्तान के बंटवारे की बात करने की हिम्मत मत करो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के संरक्षक और पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने तो इमरान खान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाषा बोलने का आरोप लगा दिया। कोई भी पाकिस्तानी देश के टुकड़े होने की बात नहीं कर सकता, ये मोदी की भाषा है। पाकिस्तान हमेशा आबाद रहेगा। पाकिस्तान के मौजूदा हालात बद से बदतर हैं। महंगाई आसमान छू रही है, देश कर्ज के दलदल में डूबा जा रहा है, न बिजली है न पानी, सड़कों का बुरा हाल है। सियासी रूप से भी पाकिस्तान में उथल पुथल मची है। ऐसे में इमरान खान का टुकड़े टुकड़े वाला बयान सही भी नजर आता है। और अब बात रूस यूक्रेन युद्ध की, जिसका आज 100वां दिन है। 24 फरवरी को पुतिन ने यूक्रेन पर अपने सैन्य अभियान की शुरुआत की थी और तब से लेकर अब तक रूस यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर बम बरसा रहा है। इस युद्ध ने यूक्रेन के शहरों की तस्वीर को बदल कर रख दिया। रूस यूक्रेन का आज 100वां दिन है। 24 फरवरी से शुरू हुए रूस के इस सैन्य अभियान में अब तक हजारों की संख्या में लोग मारे जा चुके हैं और लाखों लोग यूक्रेन से पलायन कर चुके हैं। और ऐसा नहीं है कि इस युद्ध को रोकने की कोशिशें नहीं हुई हैं। कई देशों के नेताओं ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की और युद्ध को रोकने पर जोर दिया। रूस यूक्रेन के बीच भी बातचीत हुई, लेकिन नतीजा नहीं निकला। युद्ध के इस दौर में रूस ने प्रतिबंधों की मार भी झेली और संयुक्त राष्ट्र के मंच पर भी उसका विरोध हुआ, लेकिन पुतिन अपने इरादे से पीछे नहीं हटे। यूक्रेन पर हमले का विरोध कर रहे अमेरिका और ब्रिटेन को तो पुतिन अफगानिस्तान की बातें याद दिलाकर आईना दिखा दिया। इस युद्ध में पश्चिमी देशों ने एकजुट होकर यूक्रेन की मदद की। कई तरह के हथियार भी यूक्रेन को सप्लाई किए गए, लेकिन ऐसा नहीं था कि रूस अकेला पड़ गया। रूस को भी भारत जैसे पुराने दोस्त का साथ मिला, जिसने यूएस मंच से लेकर वॉशिंगटन तक ये साफ कर दिया कि वो रूस का साथ नहीं छोड़ेगा। 3 महीने से भी ज्यादा दिनों से चल रही इस लड़ाई को अब भी अपने नतीजे का इंतजार है, क्योंकि ना ही रूस यूक्रेन को पूरी तरह से जीत पाया है और ना ही यूक्रेन रूस के कब्जे से अपने इलाकों को छुड़ा पाया है। ऐसे में अभी युद्ध और कितने दिन तक जारी रहेगा, कहना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इंडिया 360 में आज बस इतना ही। हैशटैग याद रखिए, #ZIndia360। कोई राय, कोई सुझाव हो तो जरूर भेजिएगा। नमस्कार।